अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस में गुटबाजी हावी। कांग्रेस गुटबाजी से ऊपर उठकर चले तो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। भाजपा पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सोनीपत में की प्रेस वार्ता। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह सोनीपत पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए न्योता दिया। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी मजबूत पार्टी है, उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप भी लगाया। सोनीपत के अग्रसेन भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जींद में 2 अक्टूबर को होने जा रहे सम्मेलन का न्योता दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को सम्मेलन में प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी और जो पार्टी उन बातों पर अमल करेगी उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो हर समय एक्शन में रहती है। पार्टी रैलियों से लेकर पन्ना सम्मेलन तक बीजेपी चुनावी मोड में है। अब हरियाणा में बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को अपने तक सीमित किए हुए हैं। अगर उन्होंने अभी भी कांग्रेस को अपने तक ही समेटे रखा तो सत्ता में कभी कांग्रेस परिवर्तन नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुटबाजी से ऊपर उठकर हुड्डा सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चले तो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। कि अब आरती राव जी क्या बोलती है, अब मैं तो उनको जवाब नहीं दे सकता। मैं तो लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आज का मुख्यमंत्री है कम से कम ईमानदारी के मामले में वो ठीक आदमी है। अब कोई मानने चलो माने, मेरी अपनी सोच। कोई कंटेस्ट थोड़ा करना है। आप देखो 4 विधायक तो अगले दिन नहीं आए उनके, और जो मैं 7 की बात करता हूँ, अब मैं आपको ही बता दूंगा तो फिर वो 7 कैसे आएंगे। ठीक संपन्नता में मेरी भी हिस्सेदारी उतनी है जितनी किसी और उद्योगपति की या किसी व्यापारी की या किसी कॉमर्स के आदमी की हुई है। तो ये चीज़ें हैं जिनको नए सिरे से हम रखेंगे। फिर आप घूम फिर के राजनीति पे आते हो। कम से कम भले लोगों, आप ये भी सोच लो कि राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर बीजेपी मानती है उन बातों को, बहुत अच्छा, और कोई दूसरा दल कहता है कि हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा, कोई कहता है हम तो नहीं मानते, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। जो मानता है हम उसकी तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि अब राजनीतिक दलों ने भी राजनीति से उठ के कुछ बातों को मान्यता दी है जो हमारी राजनीति को स्वस्थ बनाएंगे, हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जो कमियां हैं हरियाणा के अंदर, जैसे मैंने हेल्थ की बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, शिक्षा की बात करी, इसमें भी कुछ ना कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मैंने बता दिया आपको। वैसे तो आप ये मान के चलो कि मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, स्वामी नहीं हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, अब भी राजनीति में हूँ, आगे भी राजनीति में हूँ जब तक जिएंगे। राजनीति के 51 साल, हरियाणा में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 51 साल चुनावी राजनीति की, मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं राजनीति से कुछ ऊपर उठ के कुछ ऐसी बातों को घोषित करना चाहता हूँ, ऐसी बातों पे जनता का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जिससे कि आर्थिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आए और गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो किसान हैं, उनको एक नई रोशनी मिले। ये देखिए, बीजेपी, मैं तो अभी नया हूँ, बीजेपी में 9 साल हुए, मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी मैंने देखी जो 24 घंटे एक्शन में रहती है, यानी वो वर्कर को कुछ ना कुछ काम सौंपते रहते हैं। आज ये किया, अगले दिन चिट्ठी आ जाएगी, अब ये करो। तो ये पार्टी जो है, ये जो भी आप कह रहे ना कि रैलियाँ कर रही हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की होती है ताकि चुनावी साल है, चुनावी साल में तो अब कांग्रेस हाथ जोड़ो कर रही है।
आप पार्टी भी कुछ ना कुछ लगी रहती है, और चौटाला साहब भी यात्रा पे हैं, और चौटाला के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी कह रहे हैं कि गलती होगी लोगों से। ये वो लोगों की गलती बताते हैं कि तुमने 10 क्यों जिताई, 46 जितानी चाहिए थी। तो ये सब अपने इलेक्शन मोड में है, इन पर करने दो, बाकी तो वोट तो लोगों ने डाल दिया, पता लग जाएगा। जो 2024 का इलेक्शन है उसमें एक सर्वमान्य एक इम्प्रेशन है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे, मतलब मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर हम मिल के लड़ें तो हम ज़्यादा मुकाबला जोरदार कर सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी पहली मीटिंग है, अब वो आखिरी मीटिंग कब होएगी, कब वो उसका स्वरूप नज़र आएगा कि अब हमने इकट्ठा होकर ये पिक्चर है, ये हमारी दृश्य है, वो अभी देखना बाकी है। बाकी ये ज़रूर है कि वोटों का डिवीज़न तो होता ही अगर ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी ने पहले 33% वोट ली, जो 19 का इलेक्शन था उसमें 3%, 3.5% वोट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि कोई सी एक आध इलेक्शन की मैं नहीं कहता, जैसे इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद बड़ा भारी बहुमत मिला था, लेकिन 35-36% वोटों वाली पार्टियां ही राज बनाती हैं, 52-51% तो बहुत कम कभी कभी देखने को मिला है। मैं शुरू से गठबंधन को ये मानता हूँ कि ये गठबंधन 5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए ये एक कोशिश थी। और ये कोशिश इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और एक पार्टी साथ जुड़ के उनकी ये सोच थी कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट, ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्टेट 6 महीने, साल, 2 साल में फिर से इलेक्शन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि एक 5 साल राज चले। लेकिन ये चुनावी गठबंधन नहीं था। चुनाव में मेरी अपनी ये मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करके भी अगर किसी की बैसाखियों की बात सोचती है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि हम इतने सशक्त नहीं हैं। लेकिन मेरी 51 साल की राजनीति ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2, 4, 6 दलों की पार्टी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो मजबूत है और अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम है। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती, और 47 से 40 पे जो आए उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग जो थी उसकी रणनीति, जिसको आप बोलते हो इलेक्शन नीति, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो यात्रा निकाली, पता नहीं उसका नाम भी क्या था, उसमें एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट पैदा कर दिए कि मैंने 500 आदमी इकट्ठे किए, मेरे को टिकट मिलेगी। अच्छा, उनमें से मिलनी तो एक को थी, तो जो 9 ने प्रोग्राम किया वो आप भी जानते क्या प्रोग्राम करते हो। तो इसलिए आज के दिन एक सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि जो चुनावी गठबंधन है उसकी कोई जरूरत नहीं। ये देखिए, बात ये है कि कांग्रेस ने एक तरीके से ये दिखा दिया कि अब अपने कांग्रेस पार्टी को हुड्डा की झोली में डाल दिया। अब हुड्डा का एक्शन क्या होगा? क्या वो इस जिम्मेवारी को एक बड़े नेता के रूप में निभा सकते हैं, या छोटी बातें करके लिए मेरा आदमी इसको टिकट दूंगा, मेरा वो नहीं है उसको नहीं दूंगा, तो कांग्रेस के लिए अब भी बड़ा भारी खतरा है। हाँ, कोई बड़े मन से कोई काम करे तो हो सकता है परिणाम ठीक आए, लेकिन हुड्डा जी को जितना मैं जानता हूँ आप भी नहीं जानते, कांग्रेस भी नहीं जानती, इसलिए मेरे से ज़्यादा मत करो। परिवर्तन अगर वो मानते हैं इस परिवर्तन को, तो परिवर्तन पे सोचें कि आप कांग्रेस पार्टी आपने अपने पास रखी हुई है, क्या इस कांग्रेस पार्टी को आप बांट सकते हैं लोगों में? अगर बांटने में सक्षम हुए तो हो सकता है परिणाम थोड़े बहुत ठीक आए, और अगर नहीं बांटने में सक्षम, जो कि वो नहीं है,
वो कांग्रेस को अपने तक ही सीमित रखना चाहेंगे, तो कांग्रेस की हालत वो नहीं हो सकती जो आप कह रही है कि परिवर्तन। परिवर्तन किस बात का है? परिवर्तन लोगों का परिवर्तन नहीं, पार्टी के एटीट्यूड क्या है, पार्टी के लीडर का एटीट्यूड क्या है, ये चीजें हमेशा काम करती हैं किसी भी चेंज के लिए। और इस एटीट्यूड पे मेरा अपना ये मानना है कि मैंने आपको इशारों में बता भी दिया, अब ना समझो तो मैं क्या सर कि मित्र की बात नहीं समझे आप? समझ गए क्या? अब लिख दियो, इतनी तो आप भी सोचो ना कि हमने क्या लिखना है। वो कह रहे वो भी मेरा मित्र, वो भी मेरा मित्र। तो भाई कांग्रेस पार्टी को इन बातों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, और बीजेपी आज वो पार्टी नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। बीजेपी एक सशक्त पार्टी, सक्षम पार्टी, और बीजेपी चुनाव जो लड़ेगी वो जीतने के लिए लड़ेगी। कोई ये ना समझे कि कोई किसी से अंडरस्टैंडिंग करके चलो हमारी 30 सीट आती है तो 15 तेरी आ जाए, तो ये नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ेगी जीत के लिए, और इस जीत को हासिल करने के लिए वो ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है। मतलब देखिए, एक तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी दिन उनका भी जन्मदिन है, और महात्मा जी 20वीं सदी के हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर हुए। मैं कम से कम 56 देशों में गया हूँ, उसमें से 40 देशों में जहाँ भारतवासी भी नहीं है वहाँ भी उनके मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये दूसरी बात मैं ये करूँ कि वो रैली नहीं, वो सम्मेलन है। उस सम्मेलन में वही आदमी जाएंगे जिनसे हम कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम उस रैली के अंदर अपने जो ख्याल हैं, जिनको हमने ठीक समझा है, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, भूखमरी पे, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, किसान की आर्थिक दशा में कैसे सुधार बने, गरीब और जो कमेरा वर्ग है उसको आर्थिक संपन्नता में हिस्सेदारी कैसे मिले, और जो 2 बड़े इशू हैं हरियाणा की राजनीति में क्या व्यवस्था में, वो एक तो स्वास्थ्य की सेवाएं जो शहरों तक सीमित हो जाती हैं, पीएचसी और सीएचसी की भूमिका में जो कमियां हैं, और इसी तरह शिक्षा का जो स्तर है वो भी गांव के अंदर जो शिक्षा पाने वाले बच्चे हैं उनकी वो शिक्षा में वो स्टैंडर्ड या वो उसका मापदंड नहीं बनता जो हर एक बच्चे का बनना चाहिए। ये हैं कुछ बातें, और इन बातों को हर सरकार ने कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता 75 साल की आज़ादी में हर सरकार के प्रयास रहे हैं, लेकिन वो प्रयास वही हैं दकियानुसी, कंजर्वेटिव। अब उनमें कोई नई सोच पैदा करने की बात है, और नई सोच पैदा करने में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी वोटों से हटके, अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप ओल्ड एज पेंशन की बात करते हो, ओल्ड एज पेंशन एक बड़े आदमी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, ना कि उसको ये आंक के कि कितना गरीब है या क्या है। लेकिन उसको आप चुनावी मुद्दा बना के जब मैदान में उतरते हो कि इन्होंने 2000 दी, मैं 4 दूंगा, दूसरा क्या मैं 5 दूंगा, तीसरा क्या मैं 6 दूंगा, और जिसने कभी राजपाट में शायद हिस्सेदारी ना मिले वो कहता है कि मेरे को दो, मैं 10,000 दूंगा। ये चीज़ें यानी आर्थिक दृष्टि से आप वोटों को लुभावनी बात करके वोटर को ये बात करते हो जिसकी प्रजातंत्र में वो बातें चल रही हैं, लेकिन नए सुझाव उसमें क्या हो जिससे कि गरीब वर्ग को आर्थिक समृद्धि मिले, वो चीज़ है सबसे बड़ी बात। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।